नमस्कार दोस्तों, शिल्पश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हौसले को कर बुलंद, रास्ते पे चल पड़ो, मुकाम मिल ही जाएगा। हो अकेले क्या हुआ, 2 कदम तो साथ चल, काफिला बन ही जाएगा। इन्हीं विचारों के साथ आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य। कल की कक्षा में हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेदों के बारे में जाना था। आज हम रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेदों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है सरल वाक्य, फिर है संयुक्त वाक्य और फिर है मिश्रित वाक्य। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सरल वाक्य को। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है ना, जिन वाक्यों में एक ही क्रियापद होता है वह सरल वाक्य कहलाता है, जिसको आप सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सरल वाक्य बिल्कुल इजी, ठीक है ना। सरल मतलब आसान है ना, एक ही क्रिया है, कोई झंझट है नहीं, तो सरल है। तो सरल वाक्य मतलब जिसमें एक ही क्रिया है वह वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, रमेश पढ़ता है, नाम बदल दीजिए, संदेश पढ़ता है, र की जगह स लिख दिया मैंने। ठीक है, सविता भोजन करती है, ठीक है। तो एक ही क्रिया हो रही है, पढ़ना, भोजन करना, तो जो है यहाँ पर यह सरल वाक्य का उदाहरण है, सिंपल सेंटेंस। इसमें कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसमें 2 वाक्य जुड़े हैं, संयुक्त हैं, मिले हुए हैं। कौन कौन से 2 वाक्य? 2 सरल वाक्य, एक सरल वाक्य, एक मिश्रित वाक्य भी हो सकता है संयुक्त वाक्य में, ठीक है ना। जिसमें मुख्य रूप से 2 सरल वाक्य ही अधिकांशतः होते हैं। 2 वाक्य केवल सरल नहीं लिखे हैं कि अपवाद स्वरूप कहीं कहीं मिश्रित वाक्य और सरल वाक्य का सम्मिलन भी संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे कह सकते हैं 2 वाक्य जब समुच्चय बोधक अव्यय से, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं, तो वे कौन से वाक्य कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य। दोनों स्वतंत्र वाक्य होते हैं, दोनों सरल वाक्य भी हो सकते हैं, एक सरल एक मिश्रित भी हो सकता है। जब वह समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं तब वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये समुच्चय बोधक अव्यय जब हम अव्यय की कक्षा पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर इसका परिचय आ गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, तभी हम संयुक्त वाक्य को समझ पाएंगे। ठीक है ना। एक उदाहरण पहले हम जैसे ये पर है, किंतु है, परंतु है, और है, या है, ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है ना। राम गया और श्याम आ गया, ये 2 सरल वाक्य है। राम गया एक वाक्य हुआ, श्याम आ गया दूसरा वाक्य हुआ, और के द्वारा इसको जोड़ दिया गया तो यह संयुक्त वाक्य कहलाया। ठीक है ना। अब यह समुच्चय बोधक अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के हो गए। संयोजक, जोड़ने वाले, विभाजक, अलग करने वाले, विकल्प सूचक, यानी या तो ये है ना, और परिणाम बोधक, इसलिए, अतः। एक एक उदाहरण हम सबका देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। संयोजक में आपका और, एवं, तथा।
विभाजक में पर, लेकिन आदि। ठीक है ना। विकल्प सूचक में या, ठीक है, या ऐसे होगा, या तो ये, या तो यह, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। परिणाम सूचक में इसलिए, अतः। अब हम एक एक उदाहरण सबका देख लेते हैं तो हमें ये संयुक्त वाक्य अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले का उदाहरण देखिए, जैसे ये इसी को आप ले सकते हैं, सीता नाचती है और राधा गाती है। ठीक है, ये हो गया संयोजक का। पर का उदाहरण आप ले लीजिए, जैसे वह जाता है पर सब्जी नहीं लाता है। वह गया तो लेकिन सब्जी नहीं लाया। ठीक है, पर सब्जी नहीं लाता है या लाया। ठीक है, या तो का आप देख लीजिए, विकल्प सूचक का, या तो उसे हराऊंगा, या तो उसे हराऊंगा, या खेलना छोड़ दूंगा, खेलना छोड़ दूंगा। इसलिए का देख लीजिए, आज बहुत काम था इसलिए मैं नहीं आ सका। ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हैं। ये जो उदाहरण है इसके द्वारा आप संयुक्त वाक्य को आसानी से समझ सकते हैं। अब एक बचा मिश्रित वाक्य। मिश्रित का अर्थ होता है मिला जुला। मिश्रित वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। मुख्य वाक्य पर आश्रित उपवाक्य आधारित रहता है। यदि आश्रित उपवाक्य नहीं होगा तो मुख्य वाक्य का अर्थ ही नहीं निकलेगा, इसलिए इसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है, क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं उस पर। ठीक है ना। अब उदाहरण आप देख सकते हैं, इसका उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। आप पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य होता है और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, यानी एक से अधिक आश्रित उपवाक्य भी हो सकते हैं लंबे सेंटेंस में। अन्य आश्रित उपवाक्य हों तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो हम उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है। आश्रित उपवाक्य किस लिए होता है? वो मुख्य वाक्य की सहमति के लिए, उसकी पुष्टि के लिए, उसके समर्थन के लिए और उसकी स्पष्टता के लिए। ठीक है ना। मुख्य वाक्य की सहमति के लिए, पुष्टि के लिए, समर्थन के लिए, स्पष्टता के लिए आश्रित उपवाक्य होता है मिश्रित वाक्य में। ठीक है। अब उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे ज्यों ही उसने खाना खाया वह सो गया। ठीक है। तो यहां पे इसका अर्थ इसी से निकलेगा, वह सो गया। ज्यों ही उसने खाना खाया वह सो गया, या त्यों ही वह सो गया, वैसे ही वह सो गया। ये बीच में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो यह मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी। ठीक है। ये भी मिश्रित वाक्य का उदाहरण है। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आश्रित उपवाक्य हैं उनके प्रकार।
ठीक है, उनमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको मिश्रित वाक्य दे देगा और फिर आश्रित उपवाक्य पूछेगा कि ये किस प्रकार का है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, जो आश्रित उपवाक्य हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। वो बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये परीक्षा में अधिकांशतः पूछा जाता है। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, इसके अलावा आश्रित उपवाक्य नहीं होते। इन्हीं तीनों को आपको याद करना है। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा उपवाक्य पहला नंबर, विशेषण उपवाक्य दूसरा नंबर और क्रिया विशेषण उपवाक्य तीसरा नंबर। 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा उपवाक्य को। संज्ञा, जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम, ये ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि केवल संज्ञा के स्थान पर आएगा, तो संज्ञा के स्थान पर भी आ सकता है और सर्वनाम के स्थान पर भी आ सकता है। किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है, तब वह क्या कहलाता है? वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, उदाहरण हम देखेंगे संज्ञा उपवाक्य का तो ज्यादा समझ में आएगा। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम की जगह आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे वह चाहता है कि मैं यहां कभी न आऊं। यहां पे मैं सर्वनाम है, ठीक है ना, तो ये आश्रित उपवाक्य संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आया है। वह चाहता है कि मैं यहां कभी ना आऊं, तो यह आश्रित उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण ये है। ठीक है ना, समझ में आ गया? मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अगला है विशेषण उपवाक्य। संज्ञा और सर्वनाम दोनों याद रखिएगा। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर या सर्वनाम के स्थान पर, दोनों के स्थान पर होगा, लेकिन नाम उसका संज्ञा उपवाक्य ही है, वही कहलाएगा। ठीक है, दूसरा विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। याद रखिएगा, जो मुख्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। पूरा वाक्य ही संज्ञा या सर्वनाम, मुख्य वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा। ठीक है, कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं बताएगा, बल्कि पूरा उपवाक्य ही बताएगा, तो वह विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार में मिली है। तो यहाँ पे विशेषण जो घड़ी मेज पर रखी है, ये पूरा वाक्य उस घड़ी की विशेषता बता रहा है। जो मुझे पुरस्कार में मिली है इसकी विशेषता बता रहा है। उस घड़ी के संदर्भ में मुझे पुरस्कार में क्या मिला है? जो घड़ी मेज पर रखी है। तो ये विशेषता बता रहा है उस पुरस्कार संज्ञा या सर्वनाम को मिलने वाले उस पुरस्कार की विशेषता बता रहा है। ठीक है ना, तो वह मुझे पुरस्कार में मिली है की विशेषता, यह विशेषण उपवाक्य बता रहा है जो घड़ी मेज पर रखी है, तो यह विशेषण उपवाक्य का उदाहरण कहलाएगा। ठीक है,
एक और बचा है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, उसी प्रकार इसको भी हम समझेंगे। जब उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य की बात हो रही है, ठीक है, आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के क्रिया की विशेषता बताता है ना, वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जब क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है तो वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। यानी आप उपवाक्यों को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जब वो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर होता है तो वो संज्ञा उपवाक्य है। जब वह विशेषण, जब वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की, तो वो विशेषण उपवाक्य है। जब वो क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। 3 है ही, इसको पहचानना बहुत आसान है ना, प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। उदाहरण देखिए, जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। तो मुख्य वाक्य है मैं सो रहा था, ठीक है। तो जब वह मेरे पास आया तो यह क्रिया की विशेषता बता रहा है, आने की विशेषता, मेरे पास आने की विशेषता, पूरा उपवाक्य क्रिया की विशेषता बता रहा है, पहचानने में आसान है, तब यह क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण होगा, ठीक है। इस तरह आपने समझा कि 3 प्रकार के उपवाक्य हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य वह है जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जब वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वाक्य में तब वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। और जब वह क्रिया की विशेषता बताता है वाक्य में तो वह उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। इस प्रकार संक्षिप्त रूप से हमने संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्रित वाक्य को समझा। इस तरह आज की कक्षा पूर्ण होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला टॉपिक लेकर अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।